नमस्कार साथियों, आदिवासी महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि इसके पहले अमीनो एसिड का टॉपिक में हम लोगों ने एन टर्मिनल, ठीक है, एन टर्मिनल पढ़ा था इसके पहले क्लासेस में, और सी टर्मिनल, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं इसके पहले। तो आज उसी क्रम में हम लोग आज का टॉपिक हमारा है पेप्टाइड सिंथेसिस, ठीक है, जो पेप्टाइड बांड जो बनता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे कैसे ये सिंथेसिस की अमीनो एसिड से जो हम बनाते हैं पेप्टाइड जो बनता है पॉलीपेप्टाइड, वो कैसे बनता है उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो होता क्या है ये, उसको हम पहले देखते हैं कि द सिंपलेस्ट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड इज द पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड को कई अमीनो एसिड को लेते हैं, ठीक है, उनका जो हम पॉलीमराइजेशन कर देते हैं तो उससे एक प्रकार से हम बनाते हैं पेप्टाइड बांड, ठीक है। पेप्टाइड आपको जो बनता है वो अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनता है, एक आपका ही तरीका हुआ। द रिजल्टिंग होमोपॉलीमर इज ए मिक्सचर ऑफ पेप्टाइड ऑफ वेरिएबल चेन लेंथ, ठीक है। यहाँ पे कहने क्या मतलब है, जैसे आपका अमीनो एसिड है, ये आपका अमीनो एसिड है, ठीक है, इसकी संख्या n है। जब इसको हम इसकी पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीमराइजेशन में होता है कि जैसा इसके पहले क्लास में हमने बताया है, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है, और मर्स मतलब होता है यूनिट, ठीक है, इसका मतलब होता है यूनिट। यहाँ पे जो अमीनो एसिड की जो यूनिट है वो कई है, ठीक है। अब वही जब उसका पॉलीमराइजेशन होता है, कई मतलब एक है और अमीनो एसिड आ गई, 2 4 10 जितने भी हैं अमीनो एसिड आ गई, इसमें होता है क्या कि वो इसका CO का OH मॉलिक्यूल और अमीनो एमाइड का इसका हाइड्रोजन, ठीक है, H2O इससे बाहर निकल जाता है और इस तरीके से इसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल सी रिएक्शन हुई, आपका अमीनो एसिड से कैसे पॉलीपेप्टाइड बनता है, ठीक है, ये आपकी रिएक्शन हुई, इस तरीके से आपका बन जाता है। आपका एन मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तक जो आपका मॉलिक्यूल है, इसके पहले क्लासेस में ये रिएक्शन बताई गई हैं, तो आप देखेंगे यहाँ तक आपका जो है ये है, ठीक है। इसके बाद जो आता है ये CO जो आपका है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और जो NH है ये नेक्स्ट जो आपका अमीनो एसिड रिएक्शन करता है वो इसका है, ठीक है। और जो आपका एक OH कार्बोक्सिलिक का OH होता है और एक एमाइड जो होता है इसका H, इसका बाहर निकल जाता है H2O के फॉर्म में, ठीक है। और जो बांड बनता है अमीनो एमाइड ग्रुप का और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, इसे बोलते हैं पेप्टाइड, ठीक है। तो हम आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, पेप्टाइड सिंथेसिस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से पेप्टाइड सिंथेसिस होती है, ठीक है। अब मान लीजिए हम सेम अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड की सेम है, जैसे एलानिन हुआ, ठीक है, एलानिन हुआ, एलानिन की रिएक्शन जब हम एलानिन के साथ कराते हैं, ठीक है, इससे हम बोलेंगे होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर इसलिए क्योंकि जो इसका अमीनो एसिड है वो सेम है, ठीक है, ये भी एलानिन है, ये भी एलानिन है, ठीक है। अगर इसी जगह हम एलानिन की जगह ग्लाइसिन कर देते, ठीक है, या फिर इसकी जगह कुछ और कर देते, हमें सेरीन कर देते हम, तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये अमीनो एसिड अलग है, ये अमीनो एसिड अलग है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेटेरोपॉलीमर, ठीक है। इसको जो रिएक्शन होगी इसको हम बोलेंगे हेटेरोपॉलीमर। जब सेम रिएक्शन होती है, जब सेम मॉलिक्यूल के बीच रिएक्शन होती है उसको होमोपॉलीमर बोलते हैं। जब दो अलग अलग अमीनो एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो इसको हेटेरोपॉलीमर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो है आपके सेम अमीनो एसिड है तो ये आपका होमोपॉलीमर है, ठीक है। अब ये कंडीशन मान लीजिए है कि ये आपका है ये आपका ग्लाइसिन है, ठीक है, ये आपका जो प्रोडक्ट है अमीनो एसिड है ये ग्लाइसिन है, ठीक है, ये आपका ग्लाइसिन है। अब ग्लाइसिन की रिएक्शन वापस ग्लाइसिन के साथ होती है, ठीक है, ये आपका ग्लाइसिन ये भी है, ये आपका ग्लाइसिन है। अब ग्लाइसिन की रिएक्शन जब ग्लाइसिन के साथ होती है तो होता क्या है, जैसा कि इसके पहले मैंने बताया था कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH है और एमाइड का एक हाइड्रोजन, ठीक है, और ये रिएक्शन करके अपना H2O बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, H2O बाहर निकाल देंगे, इस तरीके से पेप्टाइड बांड बनाते हैं, ठीक है, ये आपका पेप्टाइड बांड बनता है। और जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड, ठीक है। अब डाइपेप्टाइड जब बोला जाता है तो ये समझ समझिए कि उसमें दो बांड पेप्टाइड बांड के हैं, ठीक है। डाइपेप्टाइड जो आपका मॉलिक्यूल होता है और उसके बीच में कुल एक ही पेप्टाइड बांड होता है। अगर ट्राइपेप्टाइड बोला जाता है तो आपका ट्राइपेप्टाइड नहीं, वो उसमें 3 अमीनो एसिड की यूनिट है, उसमें 2 पेप्टाइड बांड है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका होमोपॉलीमर अमीनो एसिड से बना, ठीक है, होमोपॉलीमर
कहने का मतलब था कि दो अमीनो एसिड जो हैं वो एक ही हैं, ठीक है, एक ही है। जैसा कि ग्लाइसिन की रिएक्शन जब ग्लाइसिन के साथ कराते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट बना है उसको बोलते हैं ग्लाइसिन ग्लाइसिन, ठीक है, इसको बोल सकते हैं ग्लाइसिन और ग्लाइसिन। ये आपका बीच में डैश रहेगा, ठीक है। तो ये आपका होमोपॉलीमर से रिएक्शन बना है। इसके बाद होता क्या है, ये आपका जब अमीनो एसिड की रिएक्शन हुई बेसिक तो इतना हुआ, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बना। ये चीज़ें यहाँ पे हुआ कुछ नहीं, इसके पहले बताया कि OH निकल गया है, इसका एक हाइड्रोजन निकल गया है और बीच में एक बॉन्ड बन गया, ठीक है, वहाँ पे सेम ही हुआ है काम। अब इसके आगे होता क्या है, ये जो बना है, ठीक है, ये प्रोडक्ट आपका यहाँ पे देख रहे हैं, इसका साइक्लाइजेशन हो जाता है, ठीक है, रिंग फॉर्मेट कर लेता है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और जो ये कार्बोक्सिलिक होता है कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ तरह से भी बनता है, ठीक है। तो ये होता क्या है कि ये इस तरीके से यहाँ पे अटैक करता है, इस तरह से निकल जाता है, तो ये आपका ये इस तरीके से रिंग चैन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम इस चीज़ को तो उसी को ही रिंग फॉर्म में बना दिया गया, ठीक है, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया है और इसको बोलते हैं डाईकीटोपेप्टाइजिन, ठीक है, डाईकीटोपेप्टाइजिन। जब ग्लाइसिन दो ग्लाइसिन लिया गया था, जब उसकी रिएक्शन हुई पॉलीमराइजेशन हुआ उसका, तो आपका बना था, ठीक है, ग्लाइसिन ग्लाइसिन, ठीक है। अब उसी का ही साइक्लाइजेशन हो गया है, एक जो अमीनो एसिड का एक एंड था और दूसरे का जो कार्बोक्सिलिक एंड था, उन दोनों की रिएक्शन हुई है तो वहाँ से बन गया आपका साइक्लाइजेशन फॉर्म बन गया, उसको बोलते हैं डाईकीटोपेप्टाइजिन, ठीक है, पेप्टाइजिन, सॉरी, डाईकीटोपेप्टाइजिन। अब इससे क्या होता है कि अगर ये आपके दो अमीनो एसिड की रिएक्शन जब हुई है तब उसके बाद ये प्रोडक्ट आपका बना हुआ है। जब इसमें हम तीसरा अमीनो एसिड, ठीक है, तीसरा अमीनो एसिड इसमें डालते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है ये वापस ओपन फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम आगे देख सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है, जैसा ये रहा आपका ये 2,5 डाईकीटोपेप्टाइजिन है, ठीक है, आपका पेप्टाइजिन है, आपका 2,5 डाईकीटोपेप्टाइजिन है। और ये आपका वापस एक और अमीनो एसिड ग्लाइसिन है, ठीक है, ये आपका ग्लाइसिन है। इसकी रिएक्शन हुआ क्या, इसमें देख रहे हैं नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो अटैक किया कार्बन के पास, कार्बन आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये आपका कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है पार्शियली और ऑक्सीजन के पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इस तरीके से इसका अटैक हुआ कार्बन के पास और इसका जो बांड था ये ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्सीजन के बाद कार्बन ऑक्सीजन के बीच बांड जो बांड था वो ब्रेक हो जाता है, इस तरीके से यहाँ इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और जो आपका ये एमाइड ग्रुप है इससे अटैच हो रिंग के साथ अटैच हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं इसी को हम किस तरीके से ये एमाइड का अटैक हुआ है और किस तरीके से आपका एमाइड और कार्बन जो रिंग है इससे ये अटैच हुआ है। तब होता क्या है यहाँ पे, इससे देखें यहाँ पे हम ये स्टेबलाइज स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, ये जो आपका है ये स्ट्रक्चर जो बना है सेकंड वाला, ठीक है, ये स्टेबलाइज स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें अगर हम देखें, अगर इसका हम रिजोनेंस के फॉर्म में कर दें, ठीक है, तो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है। जैसा कि हमें पता है कि रिजोनेंस स्ट्रक्चर जो भी होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इस प्रकार से इसका हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं, अरेंज कर देते हैं इसको ठीक से, तो आपका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो पॉजिटिव चार्ज है इसके पास देखेंगे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी इसकी ठीक नहीं है, ठीक है, इसका एक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे खो जाता है और आपका जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये नाइट्रोजन के पास चला जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाता है, नेक्स्ट तीसरा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे होगा क्या कि हमें पता है कि आपका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका जो स्ट्रक्चर नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है वो आपका बनता है ट्राइपेप्टाइड, ठीक है। अब इसके पहले मैं बताया था कि जो आपको 2,5 डाईकीटोपेप्टाइजिन बना था, ये आपका जो प्रोडक्ट है ये दो अमीनो एसिड की सब रिएक्शन हुई थी, दो अमीनो एसिड की जब रिएक्शन हुई थी तो ये बना था प्रोडक्ट। जब तीसरा अमीनो एसिड रिएक्शन किया तो जो आपका साइक्लिक फॉर्म में स्ट्रक्चर था वो कन्वर्ट होकर एक चेन फॉर्म में स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ट्राइपेप्टाइड, ठीक है। अब ट्राइपेप्टाइड में होता है क्या, 3 अमीनो एसिड हैं लेकिन इसमें 2 पेप्टाइड बांड है, ठीक है। जैसा इसको बताया कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपके 4 अगर टेट्रापेप्टाइड बोला गया है, ठीक है, अगर टेट्रापेप्टाइड बोला जाता है और कोई आपसे पूछता है, ठीक है, तो इसमें कितने पेप्टाइड बांड होंगे, तो इसमें 3 पेप्टाइड बांड होंगे, ठीक है। अगर पेंटापेप्टाइड होता है तो आपको इसमें 4 पेप्टाइड बांड होंगे। इसी तरीके से अगर डाईपेप्टाइड है तो मतलब कहने का मतलब है जब से आपका बोला जाता है कि कितने पेप्टाइड बांड होंगे किसी इस मॉलिक्यूल में, तो आप पेप्टाइड बांड से एक
कम कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से इसका रिएक्शन होती है। तो ये आपने ये देखा जैसे होमोपॉलीमराइजेशन, ठीक है, जब दो अमीनो एसिड सेम रहते हैं तब इसकी रिएक्शन हुई है होमोपॉलीमराइजेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट हुआ। अगर यही हम मान लीजिए, ये तो आपने देखा इसके पहले रिएक्शन जो थी ये आपकी थी ग्लाइसिन और ग्लाइसिन के साथ, ठीक है। इसमें क्या बना था, आपका प्रोडक्ट बना एक ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन वापस इसकी साइक्लिक फॉर्म स्ट्रक्चर बना था इसका, ठीक है। इसको क्या बोला था हम लोग, डाइकीटो पिपराइजिन, ठीक है। अब इसके बाद क्या बना है, एक हमने अमीनो एसिड और इसमें ऐड कर दिया, तो आपका जो प्रोडक्ट बना था ट्राई पेप्टाइड बना था, ठीक है। ये आपका होमोपॉलीमराइजेशन में हुआ, ये आपका चलता रहा, ठीक है। लेकिन समस्या तब हुई जब ग्लाइसिन की रिएक्शन किसी और के साथ हुई, ग्लाइसिन की जैसे, ठीक, ग्लाइसिन की रिएक्शन जब एलानिन के साथ कराते हैं तो इसमें होता क्या है कि ये मिक्सचर देता है, ठीक है। जैसे ग्लाइसिन और एलानिन का जब स्ट्रक्चर बनाया गया, इसकी जब रिएक्शन कराई गई तो मिक्सचर देने लगा, ठीक है। इसमें मिक्सचर में क्या क्या थे, कभी ये ग्लाइसिन का देता था प्रोडक्ट, एलानिन के साथ दिया, और ग्लाइसिन एलानिन का दिया, और एलानिन ग्लाइसिन का दिया, ठीक है। इस समस्या को दूर करने के लिए किया क्या गया कि एसिल हैलाइड, ठीक है, के साथ रिएक्शन कराएगी तो जाके इस ठीक हुआ। और इसके अलावा जो एडवांस लेवल पे इसमें हुआ क्या, इसमें जो आपने देखा होगा अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड का, ठीक है, इसमें दो रिएक्टिव ग्रुप होते हैं, ठीक है। एक आपका एमाइड होता है और एक आप होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। इन दोनों को प्रोटेक्टिंग ग्रुप का प्रोटेक्ट करके, ठीक है, मतलब क्या है इसमें आपको जो रिएक्शन होती है एमाइड के साथ होती है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ होती है। तो इन दोनों को हम ये रिएक्टिव ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपका ये रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव ग्रुप इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट यही करते हैं, तो इसमें करते हैं क्या है कि ऐसा कोई ग्रुप अटैच कर देते हैं इनके साथ जिससे ये ब्लॉक हो जाते हैं, रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से हम इनको, हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वही प्रोडक्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिंग एजेंट इसको बोलते हैं। तो कार्बोक्सिलिक के साथ भी यही प्रयोग करते हैं, जैसे आपका एमाइड के साथ होगा, इसके साथ प्रयोग करते हैं हम BOC एक होता है, ठीक है, इसका CBZ, ठीक है, ये आपका होता है। यहाँ पे F मॉक करके होता है कार्बोक्सिलिक के साथ प्रयोग करने के लिए, ये आपके प्रोटेक्टिंग एजेंट होते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम प्रयोग इसमें कर सकते हैं कि आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है हमें हेटेरोपॉलीमराइजेशन में चाहिए वो आपको मिल सके। तो इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। द रेशनल सिंथेसिस ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड हेटेरोजेनियस पॉलीमर इज चैलेंजिंग टास्क, ठीक है। यहाँ पे ही बताया जा रहा है कि जैसे कि हमने दो अलग अलग अमीनो एसिड को अगर लेते हैं, उसकी जब रिएक्शन हम कराते हैं तो उसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो मिक्सचर बनते हैं, ठीक है, जैसा इसके पहले मैंने बताया। अब इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, इसमें जैसे अभी देख लीजिए, द प्रॉब्लम इज टू फॉर्म एन एमाइड लिंकेज बिटवीन द COH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन एंड द अमीनो ग्रुप ऑफ एलानिन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने अभी बताया कि ग्लाइसिन और जब एलानिन की रिएक्शन कराते हैं तो जो एमाइड और कार्बोक्सिलिक के साथ जिसकी रिएक्शन होती है उसकी जो लिंकिंग फॉर्म जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उसमें बॉन्ड बनने में उसकी दिक्कत होती है। अब देखते हैं उसको दिक्कत होती है तो क्या होता है, जैसे ये आपका प्रोडक्ट हुआ, ठीक है, ये आपका है ग्लाइसिन, ये आपका है ग्लाइसिन, ये आपका है एलानिन, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, CH2 है, यहाँ पे CH है और एक इस पर CH3 लग गया, ठीक है। जब इसमें एक मिथाइल ग्रुप लग गया है तो इसको एलानिन बोलते हैं। जब यहाँ पे आपका दो हाइड्रोजन है उसको बोलते हैं ग्लाइसिन, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं इस प्रोडक्ट की, तो हमें चाहिए था प्रोडक्ट केवल बनने के लिए यही, ठीक है, आपका बनता प्रोडक्ट जो बनता ग्लाइसिन और एलानिन आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, ठीक है, इसमें होता क्या है, आपका प्रोडक्ट जो बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। इसकी जो रिएक्शन हुई है ग्लाइसिन और एलानिन की, तो प्रोडक्ट आपको बनता है ग्लाइसिन बनता है, एलानिन बनता है, ग्लाइसिन एलानिन बनता है और एलानिन और ग्लाइसिन बनता है, ठीक है। इस तरीके इस चीज़ को हम रोकने के लिए आप प्रोटेक्टिंग एजेंट का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। आइए उसको पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये आप हम नहीं देख सकते ग्लाइसिन और एलानिन के साथ, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पर क्या होगा, इसका OH, इसका एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, आपका
बन जाएगा प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन एलानिन, ठीक है। ये हुआ आपका द नॉर्मल मेथड फॉर कन्वर्टिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप इनटू एमाइड इज टू एक्टिवेट द कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाय कन्वर्टिंग इट टू एन एसाइल एल्हाइड एंड देन ऐड टू एमीन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे ये हम रिएक्शन हुई है, ठीक है, ये मैंने तो सिंपली से रिएक्शन दिखा दी, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। जैसे कि मान लीजिए ऐसी रिएक्शन कराएंगे हम लोग, तो यही जो मैंने बताया इसके पहले कि इसके मिक्सचर बनते हैं, ठीक है। लेकिन इस प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए हम करते क्या हैं, जैसे आपका ये R जो है, इसका R का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है NH2 होगा, CH होगा और R होगा, ठीक है। इतनी इक्वल टू होता है R यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम SOCl2 के साथ रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एसिल हैलाइड, ठीक है, इसको बोलते हैं एसिल हैलाइड। और R बराबर हमने बताया आपको है एमाइड ग्रुप है, एमाइड है ये, NH2 है, CH है और R है, ठीक है। इतने इसके बराबर होते हैं और ये आपका बनता है एसिल हैलाइड। अब इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम अमीनो एसिड के साथ, ठीक है, जब अमीनो एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है ये आपका बनता है पेप्टाइड बांड, इससे बन जाता है, ठीक है। ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा तो आपका प्रोडक्ट इससे बन जाता है आपका, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें जो R आपका ये, ठीक है, R-NH2 है, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या कि आपने देखा कि जो एमाइड का एक हाइड्रोजन है ये अटैच होकर Cl के साथ बाहर निकल जाता है। आपका जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, RCO और NH2NHR-, ठीक है। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये हुई आपकी रिएक्शन जो हमें चाहिए था उस तरीके से प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, अगर नॉर्मली देखा जाए, साधारण कंडीशन में देखा जाए, तो यहाँ पर होता क्या है कि हमें मिक्सचर मिलते हैं, ठीक है। इसी को ऐड करने के लिए कुछ हम प्रोडक्टिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। उस प्रोडक्टिंग एजेंट को हम जैसा बताया मैंने, एक को बोलते हैं टर्सरी, ठीक है, ये बोलते हैं बॉक, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिल। एक बोलते हैं CBZ, ठीक है, ये बोलते हैं। और ये आपका जो होता है बॉक और ये CBZ जो होता है N टर्मिनल को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जब इसका इस्तेमाल हम करते हैं, ये जाके जो अमीनो एसिड होता है, ठीक है, उससे जो आपका ये जो एमाइड ग्रुप है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम N टर्मिनल बोलते हैं, ये जाके BOC इससे अटैच हो जाते हैं। इस तरीके से ये जो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है वही मिलता है, ठीक है। तो ये हम इसके पहले ये देखते हैं, फिर आगे यहाँ पे मैंने बताया जैसा कि हमें अगर एलानिन और ग्लाइसिन की रिएक्शन कराते हैं नॉर्मली, तो हमें जो मिक्सचर मिलते हैं उसका ये रिएक्शन है। अब इस चीज़ को हम दिक्कत ये भी है, जैसे कि अमीनो एसिड में क्या होता है कि नॉर्मली दो ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, एक का एमाइड ग्रुप होता है और एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी अमीनो एसिड हैं जिसमें SH ग्रुप पाया जाता है, ठीक है, उसमें सल्फर एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो इस समस्या को दूर, जैसे आपका सेरीन प्रोडक्ट होता है सेरीन, ठीक है, उसमें आपका इसमें जो होते हैं 3 रिएक्टिव ग्रुप हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसको अवॉइड करने के लिए हमें प्रोटेक्टिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे नहीं बात लिखा है एनी एडिशनल कॉम्प्लिकेशन अराइज इन केस ऑफ अमीनो एसिड हैविंग अदर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप एज इन सेरीन एंड लाइसिन, ठीक है। आपने देखा जैसे अमीनो एसिड में मैंने बताया कि 2 ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन सेरीन और लाइसिन में एक अलग ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप, तो उससे जो रिएक्शन होती है ज़्यादा हो जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम प्रोटेक्टिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। टू अवॉइड दिस साइड रिएक्शन a number of chemical blocking और protecting and activating group have been developed, ठीक है। वही मैं बता रहा हूँ इसके पहले कि जैसे यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है उनको अनवांटेड प्रोडक्ट जो हमें मिल रहे हैं उससे बचने के लिए हमने एक प्रोटेक्टिंग एजेंट का इस्तेमाल मतलब बनाया गया है उसको बचने के लिए उससे। तो उसको प्रोटेक्टिंग एजेंट या ब्लॉकिंग एजेंट भी उसको बोलते हैं, ठीक है। और ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं C टर्मिनल पे होते हैं और N टर्मिनल पे भी होते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है द ब्लॉकिंग ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप आर रेंडर अ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप अनरिएक्टिव अंडर द कपलिंग कंडीशन, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे हमने प्रोटेक्टिंग एजेंट डाला, ठीक है, अमीनो एसिड में, तो जिसके लिए हम डाल रहे हैं, ठीक है, जिसे हमने बोला जिससे आपका CBZ जो होता है, ठीक है,
ये और BOC, ठीक, बॉक होता है जी, टेट्रासोडियम होता है, ठीक है। ये जो आपका होता है ये केवल एमाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, ये एमाइड के साथ प्रोटेक्टिंग एजेंट का बना देते हैं। तो इस तरीके से आपका जो एक एफ मॉक होता है, ठीक है, ये होता है, ये केवल आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है, ये प्रोटेक्टिव एजेंट के काम रूप में काम करता है। तो यहाँ पे इसी बोला है कि ये पर्टिकुलर जैसे आपका CBZ है, जो ये CBZ या फिर BOC होता है, वो एजेंट टर्मिनल के साथ काम करता है केवल। तो यहाँ पे ही बोला जा रहा है, जब ब्लॉकिंग अ प्रोटेक्टिव ग्रुप रेंडर मतलब होता है कि मतलब पर्टिकुलर को पहचान लेता है किसके साथ हमें रिएक्शन करनी है, ठीक है। रेंडर द पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप एंड अनरिएक्टिव अंडर कपलिंग कंडीशन, ठीक है। अब होता है क्या है, जैसे पर्टिकुलर जो ग्रुप होते हैं इसके साथ रिएक्शन जब अटैच हो जाते हैं, जब इनकी कपलिंग रिएक्शन होती है या पॉलीमराइजेशन जब होता है, तो उस समय पे अनरिएक्टिव होते हैं, तो रिएक्शन नहीं करते हैं। इस प्रकार से हमें डिजायर्ड जो प्रोडक्ट होते हैं वो मिल जाते हैं। अभी होता है क्या, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रोटेक्टिव ग्रुप हैव बीन डेवलप फॉर बोथ द अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यही मैं बताया हूँ इसके पहले कि जो आपका प्रोटेक्टिंग एजेंट होते हैं वो आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए भी इस्तेमाल होते डेवलप किए गए हैं और एमाइड ग्रुप के लिए भी प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। तो एमाइड के लिए आपका CBZ और बॉक होता है और कार्बोक्सिलिक के लिए एफ मॉक होता है, ठीक है। अब प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं उनके लिए कुछ कंडीशन दी गई है कि वो कैसे होने चाहिए, ठीक है। द प्रोटेक्टिंग ग्रुप मस्ट बी ईजी टू इंट्रोड्यूस इनटू द मॉलिक्यूल, ठीक है, उनका जो हम प्रयोग करें बहुत आसानी से हो सके। इट मस्ट बी प्रोटेक्ट द फंक्शनल ग्रुप अंडर द कंडीशन ऑफ एमाइड फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जाता है कि जो हमने प्रोटेक्शन ग्रुप लगाया हुआ है वो एमाइड कंडीशन में फंक्शनल ग्रुप को हर्ट नहीं करनी चाहिए, मतलब उसको नुकसान नहीं करनी चाहिए, ठीक है, उनका सुरक्षा करना चाहिए उनको। इट मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग रिमूव्ड अंडर रिलेटिव माइंड कंडीशन दैट नॉट डिस्टर्ब द रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे हमने प्रोटेक्टिंग एजेंट लगा दिया, ठीक है, जब अब उसको हम निकालेंगे, ठीक है, वो जैसे प्रोटेक्टिंग एजेंट जैसे रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उसको बाहर भी निकालना होता है, तो वो अगर हम जब निकालें तो रिएक्शन पर कोई प्रभाव न पड़े, तो इस यहाँ पे यही बताया गया है। इस चीज़ को समझने के लिए हम अच्छे से फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हमने लिया अमीनो एसिड, ठीक है, ये हमने अमीनो एसिड लिया, यहाँ पे नया टर्मिनल पे हमने कोई भी प्रोटेक्टिंग एजेंट लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए लग गया प्रोटेक्टिंग एजेंट। अब यहाँ पे कोई भी लिया, एक अमीनो एसिड और लिया, यहाँ पे हमने एक प्रोटेक्टिंग एजेंट लगा दिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास, ठीक है, देख लिया यहाँ पे ये लग गया। अब जब दोनों की रिएक्शन होती है इसकी हम कपलिंग कराते हैं। कपलिंग मतलब होता है कि वही हाइड्रोलिसिस, ठीक है, इसका डिहाइड्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है इससे हम देख लेते हैं। अब होगा क्या, देखिए यहाँ पे अब इन दोनों की जो एक एंड है, ठीक है, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है और एक इसका फ्री है जो एमाइड ग्रुप, ठीक है। अब इन दोनों की रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था वही मिला। अदरवाइज जैसे कि एलानिन यहाँ पे, ठीक है, अदरवाइज एलानिन और जैसे ग्लाइसिन का केस था उसमें हमें मिक्सचर मिल गया था, यहाँ पे मिक्सचर नहीं मिलता है, हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था वही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक, ये आपका यहाँ की जो प्रोडक्ट बना है, यहाँ से जो हमें मिलेगा प्रोडक्ट इस, ठीक है, यहाँ से जो रिएक्शन हुई इसकी और इसकी, ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या है, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है और इसका एमाइड का, ठीक है, इस एमाइड का हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन रिएक्शन करके बाहर निकल जाते हैं और इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनता है। अब इसमें होता क्या है कि जो आपके प्रोटेक्टिंग एजेंट है ये, ठीक है, और ये एमाइड वाला और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जो जुड़ा हुआ प्रोटेक्टिंग एजेंट है इसको हम निकाल देते हैं, ठीक है। और इसलिए और देखेंगे जब इसका फ्री हो जाता है, ठीक है, जब फ्री हो जाता है ये आपका ये प्रोटेक्टिंग एजेंट, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है देखेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एमाइड के साथ एक ही हाइड्रोजन था यहाँ पे, लेकिन आपके दो हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अगर देखेंगे जो हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए था वही प्रोडक्ट बना है और जो प्रोटेक्टिंग एजेंट का इस्तेमाल हम किए थे उससे हमारे अल्टीमेट जो हमारा प्रोडक्ट बना है उस पर कोई फर्क नहीं आया, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इस सिंथेसिस में आगे देखेंगे एन टर्मिनल प्रोटेक्टिंग और सी टर्मिनल का प्रोटेक्टिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, उनकी रिएक्शन कैसे होती हैं। तो इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक जो था पेप्टाइड सिंथेसिस के बारे में खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग, ठीक है, कल पढ़ेंगे फिर।